everyone. Myself Sunita Gehlot, Assistant Professor Home Science. Today I am here with my topic blood groups and RH factor. प्रीवियस क्लास में हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने उनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस को लिया था। जब रक्त की हमने संरचना को देखा था तब हमने उसमें देखा था कि प्लाज्मा जो कि उसका 55% भाग बनाती है जिसे रक्तवारी भी कहा जाता है, और आरबीसी और शेष जो भाग है जो रक्ताणु होते हैं जिनमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। आज हम जो चैप्टर ले रहे हैं वो है रक्त वर्ग। ये प्लाज्मा और आरबीसी से संबंधित है। प्लाज्मा जो कि 55% भाग बनाता है और आरबीसी जो कि 45%। 1900 से 1902 तक के बीच में कार्ल लैंडस्टीनर नाम के साइंटिस्ट रहे। उन्होंने ब्लड ग्रुप्स की खोज की। उससे पहले तक जब ट्रांसफ्यूजन की बात आती थी तो माना जाता था कि किसी भी व्यक्ति का ब्लड किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है या दिया जा सकता है, परंतु जब कुछ व्यक्तियों की मौत होने लगी तब ये ध्यान में आया कि नहीं, कुछ तो ऐसा कारण है कि हर व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति को नहीं चढ़ाया जा सकता, और इसी के तहत खोज रिसर्च शुरू हुई। 1900 से 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने देखा अपनी रिसर्च में कि जो आरबीसी है, जिसे लाल रक्त कणिका भी कहा जाता है, इसकी जो सेल वॉल है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, उसमें एक प्रोटीन पाया जाता है। यह प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन का नाम दिया गया। इसमें दो तरह के प्रोटीन दिखाई दिए जिन्हें एंटीजन कहा गया, हिंदी में जिन्हें प्रतिजन कहा जाता है। एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, ये दो तरह के प्रतिजन जो हैं वो आरबीसीज की सेल में पाए गए। ऐसे ही प्लाज्मा की जो जब रिसर्च की गई तो उसमें भी प्रोटीन पाया गया, लेकिन यह प्रोटीन आरबीसीज में पाए गए प्रोटीन से जस्ट ऑपोजिट था, और इसका नाम दिया गया एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। एंटीबॉडी प्रतिपिंड होते हैं जो रोगों से हमारी शरीर की रक्षा करते हैं। इन्हें दिखाने के लिए स्मॉल अल्फ़ाबेट्स ए और बी यूज़ किए गए। तो ये जो एंटीजन्स और एंटीबॉडीज़ है, इन्हीं को ही ब्लड ग्रुप्स का नाम दिया गया। ये प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होते हैं। इसी के आधार पर ब्लड ग्रुप्स बनाए गए, जैसे कि ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप जिनमें एंटीजन ए और बी दोनों उपस्थित होंगे, वो ब्लड ग्रुप ए बी का नाम दिया गया। परंतु कुछ व्यक्तियों में किसी भी तरह का कोई भी एंटीजन पाया नहीं गया आरबीसीज में, तो उन्हें नो एंटीजन प्रेजेंट यानी ओहने वर्ड, जो जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है ज़ीरो, जो कि हमारे ओ अल्फ़ाबेट से मिलता है, तो इसको ओ ब्लड ग्रुप का नाम दिया गया। तो हमारे सामने आ गए 4 ब्लड ग्रुप्स, यानी 4 रक्त वर्ग हमारे सामने आ गए, ए बी, ए बी और ओ। अब इन्हें हम चार्ट के माध्यम से भी समझ लेते हैं। चार्ट 1 जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें 3 कॉलम बनाए गए हैं। पहला है रक्त वर्ग, दूसरा है आरबीसी में उपस्थित एंटीजन, तीसरा कॉलम जो है वो प्लाज्मा यानी रक्तवारी में प्रेजेंट एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप जैसा कि नाम हमने देखा था, ए ब्लड ग्रुप, जिन व्यक्तियों में ए ब्लड ग्रुप है उनमें एंटीजन ए होता है, लेकिन उनका प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी पाया जाता है वो जस्ट ऑपोजिट बी होगा। ऐसे ही जो ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति होंगे उनका आरबीसीज में एंटीजन बी होगा, और प्लाज्मा में एंटीबॉडी जो कि प्रतिपिंड है वो ए होगा। जिन व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप ए और बी यानी जिनके आरबीसीज में दोनों तरह के एंटीजन यानी प्रतिजन पाए जाएंगे, उनमें होगा ए एंड बी।
लेकिन उनके प्लाज्मा में किसी भी तरह के एंटीबॉडीज दिखाई नहीं दिए। ब्लड ग्रुप ओ में किसी भी तरह के आरबीसीज में प्रतिजन दिखाई नहीं दिए, इसलिए वहाँ पे उन व्यक्तियों में किसी भी तरह का एंटीजन नहीं पाया जाता, परंतु उनके शरीर में एंटीबॉडी ए और बी दोनों उपस्थित रहते हैं। तो चार्ट के माध्यम से हमने देखा कि ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ ये चार थे और इनके एंटीजन भी ए एंड बी और नील इस तरह के दिखाई दिए। जो कैपिटल लेटर्स में हम यूज़ करते हैं वो एंटीजन्स यानी प्रतिजन होते हैं, और जो स्मॉल लेटर्स में होते हैं वो प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडीज होते हैं। अब आती है बात ट्रांसफ्यूजन की, जिसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, जिसे रक्तांतरण भी कहा जाता है। रक्त हमारे जीवन के सभी कार्यों के लिए नितांत आवश्यक है। इसी के द्वारा पोषक तत्वों, ऑक्सीजन, विभिन्न प्रकार के विकारों इत्यादि का संवहन तथा अन्य प्रकार का कार्य होता है। यह शरीर के विभिन्न ऊतकों एवं कोशिकाओं को पोषण प्रदान करता है, परंतु कभी कभी चोट, दुर्घटना, ऑपरेशन, जलने, गर्भपात इत्यादि कारणों से बहुत अधिक रक्त बाहर निकल जाता है। ऐसी परिस्थिति में रक्तांतरण अत्यंत ही आवश्यक होता है, जिससे कि रोगी की जान को बचाया जा सके। परंतु प्रत्येक व्यक्ति का रक्त हर एक व्यक्ति में मिल जाए यह संभव नहीं है, इसीलिए उनकी पहले स्वास्थ्य परीक्षा, जिसे ब्लड चेकिंग बोलते हैं, होता है और उनका रक्त वर्ग रोगी के रक्त वर्ग से मिलाया जाता है। रक्त वर्ग में रक्त में लाल रक्त कणिका में एंटीजन्स तथा रक्तवारी यानी प्लाज्मा में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। यह एंटीजन्स अगर रक्तदाता तथा रक्त प्राप्तकर्ता के रक्त से मिलकर किसी भी प्रकार का प्रेसिपिटेट यानी अवशेप नहीं बनाता है तो रक्तांतरण संभव है, परंतु अगर रक्तदाता तथा रक्त प्राप्तकर्ता के रक्त को मिलाने से कोई अवक्षेप बनता है तो ऐसा रक्त नहीं दिया जा सकता, क्योंकि प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी तथा रक्ताणु में उपस्थित एंटीजन के साथ मिलकर क्रिया करते हैं और रक्त का थक्का बना देते हैं, जिससे रक्त के जमने की संभावना रहती है। फलतः धमनियों तथा शिराओं में रक्त प्रवाह रुक जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। रक्तांतरण साथ ही रक्तदाता को किसी भी तरह की कोई बीमारी भी नहीं होनी चाहिए, अतः स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदान ही होना चाहिए। अब हम चार्ट में देख लेते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस तरह के दूसरे व्यक्ति को रक्त दे सकता है। इस चार्ट में हम देखते हैं कि 4 कॉलम बनाए गए हैं और जो हम लेफ्ट साइड है उसमें हम देखते हैं कि डोनर यानी दाता ब्लड ग्रुप में ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ हैं। साथ ही इनके एंटीजन ए जो कि कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, बी के साथ बी और ए बी के साथ ए बी, ए एंड बी, और ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। ऊपर की तरफ देखते हैं तो रेसिपिएंट लिखा हुआ है, जिसका मतलब है प्राप्त करने वाला। इनके अंदर जो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज हैं, ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा बी, यानी ब्लड ग्रुप जो ए होगा उसमें बी प्रतिपिंड यानी बी जो है प्रेजेंट होगा एंटीबॉडी के रूप में। ऐसे ब्लड ग्रुप जो बी है उसके अंदर ए एंटीबॉडी होगा और ए बी के अंदर किसी भी तरह का एंटीबॉडीज नहीं पाया जाता। ब्लड ग्रुप ओ में ए और बी दोनों तरह के प्रतिपिंड देखने को मिलते हैं। अब हमें ये देखना है कि कौन सा व्यक्ति किसको दे सकता है। तो चार्ट के माध्यम से हम देखते हैं, तो उससे पहले हम एक बात और देख लेते हैं जो कि नोट करने लायक है कि जो रक्त ए होगा वो कभी भी प्रतिपिंड ए को ब्लड नहीं दे सकता। ऐसे ही बी के साथ कभी भी संयोग नहीं कर सकता। अगर ऐसा हो जाता है तो ब्लड क्लॉटिंग जो है वो हो जाएगी और फलतः व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है।
तो चार्ट के माध्यम से अब देखते हैं कि जो ए ब्लड वाला है, जिसके पास एंटीजन ए है, ये संयोग करता है एंटीबॉडी बी के साथ। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी एंटीजन ए है ब्लड ग्रुप ए वाले के पास, लेकिन उसके पास एंटीबॉडी बी है, यानी ब्लड ग्रुप ए वाला जो व्यक्ति है वो एंटीबॉडी बी वाले व्यक्ति को ब्लड अपना डोनेट कर सकता है, यानी यहाँ ट्रांसफ्यूजन जो है, रक्तांतरण संभव है। सेकंड में जाते हैं तो देखते हैं ए के साथ एंटीबॉडी ए आ गया, यानी ये अवस्था बिल्कुल एक जैसी हो गई, बड़े कैपिटल ए के साथ छोटा ए, यानी एंटीजन के साथ एंटीबॉडी ए ही आ गया, यानी यहाँ पर रक्तांतरण संभव नहीं है। अब लेते हैं ए बी की तरफ। तो ए रक्त वाला व्यक्ति ए बी को दे सकता है, क्योंकि उसके पास किसी भी तरह का एंटीजन नहीं है, इसलिए ए रक्त वाला व्यक्ति जिसके पास ब्लड ग्रुप ए है वो ए बी वाले व्यक्ति को अपना रक्त आराम से दे सकता है। परंतु ओ वाले के पास जाते हैं तो इनके पास एंटीबॉडीज जो हैं वो ए और बी दोनों हैं। यहाँ पर फिर एंटीजन ए का संयोग ए से हो सकता है और रक्त का थक्का बनने के चांसेस हैं, तो यहाँ पर रक्त देना संभव नहीं है। ऐसे ही हम बी में देखते हैं, तो बी का बी के साथ यानी एक जैसे हो गए, तो यहाँ पर रक्तांतरण संभव नहीं है, इसलिए क्रॉस का साइन दिया गया है। फिर हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप बी वाला एंटीबॉडी ए के साथ है, यानी ये विपरीत अवस्था है, तो यहाँ पर रक्तांतरण संभव है। ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, यानी जो बी ब्लड ग्रुप है वो अपने एंटीजन बी के साथ ब्लड ग्रुप ए बी को भी रक्त दे सकता है। चौथे कॉलम में आते हैं तो वहाँ पे फिर क्रॉस का साइन दिख रहा है आपको, तो वहाँ पर वही है कि जो एंटीजन बी है वो एंटीबॉडी बी के साथ संयोग कर सकता है, इसलिए रक्तांतरण संभव नहीं है। ऐसे ही ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी जिसके पास बी एंटीबॉडीज है उसको नहीं दे सकता, क्योंकि इसका जो बी वाला जो पार्ट है, बी एंटीजन है, वो एंटीबॉडी बी के साथ संयोग कर सकता है, यानी रक्तांतरण संभव नहीं है। ऐसे ही ए के साथ ए होने के कारण यहाँ पर भी ए बी ब्लड को डोनेट नहीं कर सकता। तीसरे कॉलम में आते हैं तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले के पास एंटीबॉडीज ए एंड बी दोनों ही हैं, इसलिए ए और यहाँ पर रक्तांतरण संभव है। चौथे कॉलम में आते हैं तो यहाँ पर फिर वही स्थिति बन रही है, एंटीजन ए के साथ फिर एंटीबॉडी ए है और एंटीजन बी के साथ एंटीबॉडी बी है, जो कि फिर एक जैसी अवस्था आ गई, तो यहाँ पर रक्तांतरण संभव नहीं है। अब लास्ट में आते हैं हम ब्लड ग्रुप ओ के पास, जिसके पास किसी भी तरह का एंटीजन नहीं है, इसलिए ये एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप ए बी और ओ यानी सभी को यह ब्लड दे सकता है। इस चार्ट को हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो ए बी है उसके चारों ही कॉलम में सही के निशान हैं, यानी ए बी जो है सभी से ब्लड ले सकता है, ये सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कहलाता है, यानी यह यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसे हर व्यक्ति से ब्लड दिया जा सकता है, परंतु ओ जो है वो सर्वदाता के रूप में हमें दिख रहा है, यानी देगा जब तो यह सभी को देगा, लेकिन लेते वक्त यह सिर्फ अपने ही ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है, इसलिए इसको सर्वदाता ब्लड ग्रुप की श्रेणी में रखा हुआ है और इसे यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है। अब आते हैं हम कि इसके बाद भी रिसर्च चलती चली गई और 1940 तक कार्ल लैंडस्टीनर और एएस विनर उनके साथ एक साइंटिस्ट और जुड़ गए और उन्होंने देखा कि अभी भी कोई कारण था कि व्यक्ति का ब्लड ग्रुप सेम वैसे ही चढ़ा रहे थे,
तब भी मौत हो रही थी। तो कौन सा ऐसा कारक था कि ये मौत हो जाती है? रिसर्च जो थी वो सबसे पहले बंदरों पर लागू की गई, और इसमें भी रेसस मंकी जो था, क्योंकि वो हमारे पूर्वज कहलाते हैं एवोल्यूशन हिस्ट्री में, तो उनका रेसस मंकी जो है उनके आरबीसीज को चेक किया गया, तो वहाँ पर एक अलग ही तरह का एंटीजन प्रोटीन पाया गया, जो ये रिसस मंकी के नाम पे, रिसस जो बंदर था उसी के नामकरण पे इसका नाम आर एच फैक्टर दिया गया। ये आर एच फैक्टर देखा गया कि कुछ जो बंदर थे उनमें उपस्थित था, और कुछ बंदरों के आरबीसीज की जो सेल वॉल है उसमें ये एंटीजन उपस्थित नहीं था। ऐसा ही केस जब मानव में देखा गया तो पाया गया कुछ व्यक्तियों में ये आर एच फैक्टर प्रेजेंट है और कुछ व्यक्तियों में ये आर एच फैक्टर उपस्थित नहीं है। जिन व्यक्तियों में यह आर एच फैक्टर पाया गया उन्हें पॉजिटिव की संज्ञा दी गई, और जिनमें ये अनुपस्थित हुआ, जिनमें ये पाया नहीं गया, उन्हें नेगेटिव नामकरण दिया गया। 85% व्यक्तियों में आर एच पॉजिटिव पाया जाता है, और 15% जो शेष है उनमें आर एच नेगेटिव होता है। तो इसके हिसाब से अब जो हमारे सामने ब्लड ग्रुप्स आए तो उनका नामकरण नए तरीके से हो गया। अभी तक हमारे पास सिर्फ 4 ब्लड ग्रुप सामने थे, ए बी, ए एंड बी, ए बी एंड ओ, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव यानी आर एच की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इनको फिर नामांकन किया गया, और इनके नामकरण इस तरह से सामने आए: ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। ये जो ब्लड ग्रुप्स है, जो कि हम कभी भी जाते हैं ब्लड चेक कराने तो हमसे यही बोला जाता है कि ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है। तो ए पॉजिटिव जब भी आपका आए तो आप समझिए कि आपका ब्लड ग्रुप ए है, जिसके अंदर एंटीजन ए है, एंटीबॉडी स्मॉल बी है, और आर एच फैक्टर जो है वो उपस्थित है। ये 3 बातें हमें ध्यान रखनी है, और यही 3 बातें हमें जब हम किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो सबसे ध्यान देने वाली बात आ जाती है कि जब भी हम किसी को ब्लड डोनेट करें, किसी को भी ब्लड चढ़ाएं, तो पहले इन 3 चीज़ों की जांच होनी आवश्यक है कि हमारे आरबीसीज में एंटीजन कौन सा है, जो कि रक्तदाता से मेल, रक्त जिसको देने जा रहे हैं वो उससे मेल खाता है या नहीं, एंटीबॉडीज कौन सा प्रेजेंट है, और तीसरा फैक्टर आ जाता है आर एच फैक्टर, यानी वो उपस्थित है या नहीं। अगर है तो वो पॉजिटिव रहेगा, और अगर वो अनुपस्थित है तो वो नेगेटिव रहेगा। अब आता है कि आर एच फैक्टर का इतना इम्पोर्टेंस क्या है। क्या होगा कि अगर हम आर एच फैक्टर को देखेंगे या नहीं देखेंगे। तो ये मैं आपको चार्ट 3 जो है उसमें समझाने की कोशिश करती हूँ। चार्ट 3 में आप देख रहे हैं कि 4 कॉलम्स बने हुए हैं। उसमें पहला कॉलम जो है वो आता है आर एच फैक्टर, दूसरा कॉलम में पिता, तीसरा माता, और चौथे में बच्चे की स्थिति है। आर एच फैक्टर वैसे देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन शादी के उपरांत जब जो लेडी है वो प्रेग्नेंट होती है तो उस वक्त इस आर एच फैक्टर की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। रक्त में रिसस फैक्टर का होना या नहीं होना ही बच्चे की स्थिति को बताता है। आर एच फैक्टर जो है पहली प्रसव प्रक्रिया में अपना कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं शो करता है, परंतु दूसरे जब दूसरी बार जब बच्चा होने वाला होता है तब ये चीज़ खतरनाक साबित हो सकती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आर एच फैक्टर, जैसा हमने पहले उस कॉलम में देखते हैं, अगर पिता का जो आर एच फैक्टर है, यानी कोई भी ब्लड ग्रुप है, जैसे ए ब्लड ग्रुप है, उसमें ए ग्रुप पॉजिटिव है, तो उसका मतलब है कि उस पिता का आर एच फैक्टर पॉजिटिव है, और माता का अगर आर एच नेगेटिव है तो वो स्थिति खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि पिता के पास जो एंटीजन्स हैं वो पॉजिटिव रहेंगे, और जो माता है उनके पास जो है नेगेटिव रहेंगे। और जब बच्चे में
जब ये दोनों जाते हैं तो सेकेंड डिलीवरी के वक्त ये सारे एंटीजन्स और एंटीबॉडीज़, ये जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बच्चे के आरबीसीज के साथ चिपक जाती हैं और ऐसी स्थिति में हीमोलाइसिस वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसे अरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटोलिसिस भी कहते हैं। इसमें बच्चे की डेथ भी हो सकती है और अगर बच्चा बच भी जाता है तो वो क्रॉनिक रूप से रक्त अल्पता का, यानी भयंकर रूप से रक्त अल्पता का शिकार हो जाता है। और कुछ मामलों में जो लेडी होती है, जो महिला होती है, उसे गर्भपात भी हो जाता है। RH फैक्टर अगर पॉजिटिव है, यानी जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और माता का भी पॉजिटिव है और पिता का भी पॉजिटिव है, तो ऐसे में सामान्य स्थिति रहती है, किसी भी खतरे की स्थिति नहीं देखने को मिलती। अगर पिता RH नेगेटिव है, यानी वहाँ पर RH फैक्टर उपस्थित नहीं है और माता के भी RH फैक्टर उपस्थित नहीं है, तो ऐसे में भी सामान्य स्थिति रहती है, कोई भी डरने की बात नहीं रहती। पिता अगर RH नेगेटिव है और माता अगर RH पॉजिटिव है, यानी पिता के रक्त में RH फैक्टर अनुपस्थित है और माता के ब्लड में अगर RH फैक्टर उपस्थित है, तब भी सामान्य स्थिति रहती है बच्चे की, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं रहती है। तो हमने देखा आज का जो उसमें था कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उस वक्त हमें थोड़ा सा सतर्कता रखनी चाहिए। सुयोग्य डॉक्टर से ही हमें अपनी जांच करवा कर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करवाना चाहिए। और शादी से पहले भी आजकल जैसे जन्म कुंडली देखते हैं, वैसे अगर RH फैक्टर की जानकारी भी ले ली जाए तो ये आगे की स्थितियों को हमें सुगम कर देती हैं, यानी हमें ऐसी कोई परिस्थिति से सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही आजकल नई नई रिसर्चेस हो चुकी हैं और इसके उपचार हेतु फर्स्ट डिलीवरी में के बाद सेकेंड डिलीवरी, फर्स्ट डिलीवरी में ही जिस माता का RH नेगेटिव होता है उन्हें एक वैक्सीन दिया जाते हैं, 2 वैक्सीन लगाई जाती है, ये खुराक उन्हें दी जाती है ताकि बच्चा जो है उस पर किसी भी तरह का इफ़ेक्ट ना आए। तो आज हमने यहाँ पे इसी के साथ जो है ये टॉपिक जो है ब्लड ग्रुप्स का, वो हमने डिस्कस किया, जिसमें एक हम समराइज़ कर लेते हैं कि हमने ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडीज़ होते हैं। 4 तरह के ब्लड ग्रुप देखे, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव RH फैक्टर की प्रेजेंस की वजह से हमारे जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव और O नेगेटिव देखे गए। तो इस तरह से हमारे पास 8 ब्लड ग्रुप्स का समूह है। हमें ब्लड लेते वक्त और देते वक्त सिर्फ हमें एंटीजन्स, एंटीबॉडी और RH फैक्टर का ध्यान में रखना चाहिए। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।